द नेक्स्ट सेशन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरल एक्सेप्शंस की। जनरल एक्सेप्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि जो चैप्टर 3 है उसको हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है और ये बताता है कि बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जहां पे लॉ आपको एक्सक्यूज करता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपने जनरल एक्सेप्शंस को कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, जैसे कोई एक्सीडेंट है, कोई नेसेसिटी है, 7 साल से कम उम्र का बच्चा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एक्टिंग जुडिशियली है, प्राइवेट डिफेंस है, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे लॉ आपको एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम द लायबिलिटी। उसका कारण दो हो सकते हैं, या तो आपके पास मेंस रिया नहीं है, या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आपका एक्ट लीगली जस्टिफाइबल है। तो जब हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं, हम सारे जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब आप जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जब आप एक से ना थोड़ा सा हैंग हो गया शायद, वेट फॉर द। जैसा कि आपको पता है हमारा दिल्ली एपीपी का और महाराष्ट्र और उड़ीसा जुडिशरी का बैच लाइव हो चुका है। तो जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जब हम जनरल एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो जनरल एक्सेप्शंस बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। जनरल एक्सेप्शंस जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी में जनरल एक्सेप्शंस डिवाइडेड होते हैं। पहला कैटेगरी होता है दैट आर एक्सक्यूजेबल। अभी समझाता हूं क्या होता है एक्सक्यूजेबल। और दूसरा होता है दैट इज जस्टिफाइबल। तो क्या कहते हैं अपन कि देयर आर सर्टेन एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस और देयर आर सर्टेन जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस। जब हम एक्सक्यूजेबल की बात करते हैं तो यहां पे मेंस रिया नहीं होता है। ठीक है, यहां पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस रिया। यहां पे एब्सेंस ऑफ मेंस रिया होता है और यहां पे आपका एक्ट लॉ के द्वारा सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो जस्टिफाइबल होता है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट जस्टिफाइबल का मतलब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि देयर इज अ लीगल जस्टिफिकेशन फॉर द एक्ट डन। ठीक है, देयर इज अ लीगल जस्टिफिकेशन। अभी मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको दोनों के बीच में फर्क समझ में आएगा। जैसे लीगल जस्टिफिकेशन में आपका एग्जांपल आता है प्राइवेट डिफेंस का। प्राइवेट डिफेंस, अभी हम प्राइवेट डिफेंस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन प्राइवेट डिफेंस का कंसेप्ट यही कहता है कि अथॉरिटीज हर जगह नहीं हो सकती, और जब कोई व्यक्ति इमिनेंट डेंजर फेस करता है तो लॉ आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप वहां से भागोगे। और एक नेचुरल इंपल्स होता है कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारेगा तो आप उसका हाथ रोकोगे या उसको वापस मारोगे या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे। तो ये एक नेचुरल इंपल्स होता है जिसको लॉ जस्टिफाइबल मानता है। जब आप मेंस रिया एक्सक्यूजेबल देखते हैं तो आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं। एक्सक्यूजेबल में क्या क्या आता है, जैसे एक्सीडेंट। यहां पे आपके पास मेंस रिया नहीं है, एक्सीडेंट की हम बात करेंगे। या हम बात करते हैं माइनर की, 7 साल से कम। हम इनसेन व्यक्ति की बात करते हैं, इनसेन व्यक्ति, अनसाउंड माइंड की हम बात करते हैं। तो ये क्या है, एक्सक्यूजेबल है। या एक्ट डन इन गुड फेथ की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सक्यूजेबल होते हैं क्योंकि यहां पे रिक्विजिट मेंस रिया नहीं होता है किसी ऑफेंस को करने का। लेकिन लीगल जस्टिफिकेशन में हम बात करते हैं, जैसे मिस्टेक की बात करते हैं। मेंस रिया तो है बट मिस्टेक है। उसके बाद हमने बात करी प्राइवेट डिफेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेसेसिटी की बात करेंगे। अभी ये सारे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर हम जुडिशियल एक्ट्स की बात करेंगे। तो ये क्या होते हैं जहां पे सर्कमस्टेंसेस में लॉ जस्टिफाई करता है। अभी हम पढ़ेंगे जुडिशियल एक्ट्स के बारे में, सेक्शन नंबर 15, जजेस एक्टिंग जुडिशियली। वहां पे लॉ ये कहता है कि अगर जजेस ने जुडिशियली एक्ट किया है इन गुड फेथ तो उनके द्वारा दिया गया कोई भी जजमेंट उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन का ग्राउंड नहीं हो सकता, भले ही वो जजमेंट गलत हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी डिटेल में। पहली बात आपको यह समझ में आई दैट द जनरल एक्सेप्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
either excusable और justifiable. There are certain that are excusable, absence of mens rea, और दूसरे हैं जहां पे कोई legal justification है of the act और law उसको exempt करता है. So that is the law with reference to general exceptions. ठीक, अब जनरल एक्सेप्शंस को शुरू करते हैं. पहला जनरल एक्सेप्शंस पढ़ते हैं जो कि सेक्शन नंबर 14 में है, जो आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है. दो सेक्शन है जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करते हैं, सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 17. ये दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात करते हैं. एक बाउंड बाय लॉ की बात करता है और दूसरा जस्टिफाइड बाय. जरा समझिएगा एक बार, देखिए. नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट and not by mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do it. देखो, एक मैक्सिम आती है, आप सभी ने वो मैक्सिम पढ़ी होगी, जो कहती है ignorantia facit execuset, ignorantia juris non execuset. इसका मतलब होता है कि ignorance of fact is excusable but ignorance of law is not excusable. एक सिंपल चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमारे लॉ का एक बेसिक कंसेप्ट है कि ignorance of law is no excuse. Ignorance of fact can be excuse. जैसे हमने एमएच जॉर्ज का केस पढ़ा था, जिसमें वो गोल्ड लेके आया था और उसको लॉ नहीं पता था कि नोटिफिकेशन से इतना गोल्ड कैरी करना एक इलीगल एक्ट है. तो आप कभी भी कोई एक्ट करने के बाद ये नहीं कह सकते हैं कि हमें लॉ नहीं पता था. जैसे अगर मान लीजिए गुजरात में आप हैं, तो गुजरात एक ड्राई स्टेट है. अब वहां पे अगर आप लिकर बेचते हुए पकड़े जाते हो तो आप ये नहीं कह सकते दैट आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द लॉ दैट लिकर इज बैंड इन बिहार. सो इस तरह की चीजें जो होती हैं वो कहलाती हैं मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो अब आपको पहली चीज ध्यान रखनी है कि मिस्टेक ऑफ लॉ कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है और कोई भी एक्सेप्शन मिस्टेक ऑफ लॉ का नहीं है. ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जब हम बात करते हैं तो दो प्रोविजन है, सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 17, जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करते हैं. अब आइए समझते हैं ये सेक्शंस क्या कहते हैं, उसके बाद वापस से प्रोविजन पे आएंगे और प्रोविजन को फिर से बेहतर तरीके से समझेंगे. मिस्टेक ऑफ फैक्ट में क्या कहा जाता है, देखिए. सेक्शन नंबर 14 जो है, सेक्शन नंबर 14 ये दो चीजों की बात करता है, दो लोगों की बात करता है बेसिकली. देखिएगा, पहला ये कहता है, आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. सेक्शन नंबर 14 पहला बात करता है एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ, हु इज बाउंड बाय लॉ. तो अगर कोई भी व्यक्ति लॉ के द्वारा बाउंड है, यानी कि लॉ के ऑर्डर्स को कंप्लाई कर रहा है, या लॉ के ऑर्डर के द्वारा बाउंड है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा. अभी मैं आपको समझाता हूं क्या होता है ये. और दूसरा कहता है believes himself to be bound by law, because of mistake of fact, not mistake of law in good faith. ये है आपका पूरा सेक्शन नंबर 14. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इसके अंदर क्या आता है और कैसे आता है. सेक्शन 14 जो है, जो पुराना हमारा 76 हुआ करता था आईपीसी का, वो दो लोगों को प्रोटेक्शन देता है. पहला कहता है अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ, और वो ऑर्डर्स को कंप्लाई करता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेक्शन नंबर 14 में ही इज जस्टिफाइड. इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक ए सोल्जर है जिसको उसके सुपीरियर ने ऑर्डर किया है कि एक मॉब पे गोली चलाओ, और अगर वो मॉब पे गोली चलाता है, मॉब को शूट करता है, और उस शूटिंग में भी इंसान किल्ड हो जाता है, तो इसका कोई भी लायबिलिटी नहीं है एक ही कि उसको मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा. क्यों? क्योंकि वो जो काम कर रहा था दैट वाज बाउंड बाय लॉ. ये सेक्शन 14 का फर्स्ट पार्ट है. देखिए इलस्ट्रेशन. अ सोल्जर fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of law, A has committed no offense. तो जो पहली कैटेगरी हमने समझी है, वो पहली कैटेगरी कहती है कि जब भी कोई लॉ के द्वारा बाउंड है, लॉ के डायरेक्शंस को कंप्लाई कर रहा है, ऑर्डर्स के साथ कंफॉर्मिटी में काम कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय सच पर्सन. अब यहां पे एक छोटा सा कैच आता है, वो ये आता है कि यहां पे लिखा है
इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ लॉ। देखो एक सिंपल रूल ये है कि अगर कोई भी लॉ के द्वारा आपको ऑर्डर दिया जाता है तो आपको उसको कंप्लाई करना है। लेकिन सवाल यह आता है कि अगर जो ऑर्डर दिया गया है वही इलीगल था तो क्या आप उसको कंप्लाई करेंगे? दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, एक केस था चरण दास वर्सेस स्टेट। अ कांस्टेबल इन ओबीडियंस टू द ऑर्डर ऑफ अ सुपीरियर fired and shot a woman inside the tent where gambling was going on. Though no violent mob had gathered there, the constable was held guilty of the offense of murder. It was held that the order of the superior was unlawful, and obedience to an unlawful order does not excuse the person who commits the offense in obedience of such order. तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए ये जो वर्ड लिखा गया है यहां पे इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ, ये बताता है कि इस एग्जाम्पल में, इस इलस्ट्रेशन में सुपीरियर का जो ऑर्डर था वो सही था। अगर आपके सुपीरियर ने एक लॉफुल ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर बाय द सुपीरियर इज लॉफुल। इन दैट केस द लॉ सेज योर एक्ट इज प्रोटेक्टेड बिकॉज यू आर बाउंड बाय लॉ। बट इफ द ऑर्डर गिवन बाय द सुपीरियर ऑफिसर इज प्राइमा फेसाई इलीगल and you have done the obedience of the same, then the law says you will not be protected by virtue of section 14 because that was an illegal order. केस लिखिए चरण दास वर्सेस स्टेट, जिसका मैंने फैक्ट्स आपको बताया। चरण दास वर्सेस स्टेट, वर्सेस स्टेट। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा पार्ट आता है बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ। अब ध्यान से समझिएगा इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब है, इलस्ट्रेशन यहां पे दिया हुआ है, वही इलस्ट्रेशन मैं आपको बता रहा हूं, जरा देखिएगा। सपोजिटली ए एक पुलिस ऑफिसर है, ए एक पुलिस ऑफिसर है। इस पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दिया गया कि आप एक्स को अरेस्ट करके लाइए, एक्स को अरेस्ट करके लाइए। इसको ये ऑर्डर दिया गया कि ये एक्स को अरेस्ट करके लाए। अब ए जो है वो एक्स का, क्योंकि उसने एक्स को देखा तो नहीं था, लेकिन जो भी रिकॉर्ड्स थे उसका एड्रेस था और बाकी चीजें थी, तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो एक्स के एड्रेस पे जाता है। ठीक है, एक्स के एड्रेस पे जाता है। और अब जब एक्स के एड्रेस पे जाता है और ए जो होता है वो एक्स के एड्रेस पे पहुंचता है तो उसको इत्तेफाक से एक्स ही मिल जाता है और वो उससे पूछता है कि भाई साहब ये बंदा कहां मिलेगा। अब एक्स को तो पता है कि ये मेरे बारे में ही पूछ रहा है, तो वो कहता है कि ये जो वाई बंदा खड़ा है ना यही एक्स है। अब यहां पे क्या होता है कि ए ने ये बात पूछी, अब लेकिन सिर्फ एक इंसान से पूछेगा तो गुड फेथ नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद उसको एक जेड व्यक्ति मिला जो कि एक्स का दोस्त था और एक्स ने उसको आंख मार दिया था कि तुम बोल देना कि वाई ही एक्स है। अब ए जेड से पूछता है कि भाई ये एक्स आदमी कहां मिलेगा, तो जेड भी बोलता है कि ये व्यक्ति जो है यही एक्स है। ऐसे में ए क्या करता है, ए वाई को अरेस्ट कर लेता है। अब ध्यान से समझिएगा यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हुआ है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्या हुआ है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट ये था कि आप देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ अलग चीज है। अगर वो उस अरेस्ट वारंट को सही से नहीं पढ़ता, अगर वो अरेस्ट वारंट की में एक्स लिखा होता और उसकी जगह जेड को अरेस्ट करने चला जाता तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ होती। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है कि यहां पे उसने ये फैक्ट उससे मिस्टेकन हुआ कि ये व्यक्ति एक्स है या ये व्यक्ति वाई है। उसके लिए उसने गुड फेथ ऑब्जर्व किया, लेकिन गुड फेथ के बाद भी उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई कि उसको कौन से व्यक्ति को अरेस्ट करना। यही एग्जाम्पल जो है यहां पे दिया हुआ है, एक बार देखिएगा। ए एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, ये क्या हुआ? ये गुड फेथ हुआ कि आपने आफ्टर ड्यू इंक्वायरी चेक किया, believes Z to be Y and arrest Z, A has committed no offense। तो लॉ कहता है कि अगर आप बाउंड बाय लॉ हैं और आपसे कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। इसका मतलब अगर पुलिस को एक वारंट मिला है एक व्यक्ति को अरेस्ट करने का, वो उस व्यक्ति को ढूंढने जाता है और प्रॉपर गुड फेथ एक्सरसाइज करने के बाद वो किसी और व्यक्ति को अरेस्ट करके ले आता है, तो इन दैट केस the law says that nothing is an offense that has been done by you because you have actually practiced good faith and this was a case of mistake of fact,
जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। बोलिए, यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में? इसी तरीके से ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 14। अब सेक्शन नंबर 17 जो है वो बिल्कुल सेम है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ रीजन ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग। मतलब इसी पूरे चार्ट में सेम चीज है। सेक्शन नंबर 17 भी जो है वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल सेम है, बस यहां पे बाउंड की जगह शब्द जो यूज कर लिया गया है वो यूज कर लिया गया है जस्टिफाइड, 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 और यहां पे भी बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड, जस्टिफाइड। अगर जस्टिफाइड माना जाएगा तो लॉ कहता है कि अब जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन का क्या मतलब है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है कि बीएनएसएस में एक प्रोविजन है जो कहता है प्राइवेट पर्सन की अरेस्ट की पावर होती है। अगर उसकी प्रेजेंस में कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो रहा है तो उसको करना होता है। बीएनएसएस में चेंज भी है कि 6 घंटे के अंदर आपको पुलिस के पास सबमिट करना होगा अगर आपने ऐसे किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया। तो मान लीजिए आपको लॉ पता है और आप लॉ के द्वारा जस्टिफाइड हैं कि आपके सामने अगर कोई ऑफेंस हो रहा है जो कि एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो लॉ आपको पावर देता है कि आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। नाउ यू आर जस्टिफाइड इन अरेस्टिंग दैट पर्सन, बट बाद में पता चलता है वो तो एक नाटक चल रहा था या एक प्ले का रिहर्सल चल रहा था। तो ऐसे में आप जस्टिफाइड बाय लॉ थे, लेकिन आपसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई कि वो एक्चुअल ऑफेंस है या नहीं। ठीक है, अब इसमें 2-3 केस जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है चिरंगी वर्सेस स्टेट। सेक्शन नंबर 17 में 2-3 केस हैं जो आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। तो जरा सेक्शन नंबर 17 के ये 2-3 केस जो हैं उनको ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर 17 जस्टिफाइड बाय लॉ की हम बात कर रहे हैं, जस्टिफाइड बाय लॉ की बात कर रहे हैं। उसमें जो पहला केस आपको याद रखना है वो चिरंगी वर्सेस स्टेट। आपने स्कूल मतलब कॉलेजेस में भी पढ़ा होगा ये केस। ठीक है, चिरंगी वर्सेस स्टेट। यहां पे कुछ नहीं हुआ था, एक व्यक्ति था, उसने अपने बेटे को मार दिया था ये समझ के कि वो एक शेर है और वो उसके घर में घुस रहा है और उसने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस व्यक्ति को मार दिया। अब सवाल ये है कि आप जस्टिफाइड बाय लॉ हैं प्राइवेट डिफेंस के अंदर या किसी और प्रोविजन के अंदर कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और उसको लगा कि वो शेर नहीं शेर है और जबकि वो उसका बच्चा था। सवाल बस यही था कि अगर उसको जरा सा भी इल्म होता इस बात का दैट इट वाज हिज सन, सो ही वुड नॉट हैव अटैक्ड हिम, बट ही वाज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या था कि जो चीज आ रही है, जो परछाई दिख रही है, वो शेर की है या इंसान की है, दैट वाज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बट ही वाज जस्टिफाइड बाय लॉ टू डू दैट एक्ट। ये हो गया था। इसी तरीके से सबसे लैंडमार्क जजमेंट जो आता है वो आता है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा का। स्टेट ऑफ ओडिशा, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस राम बहादुर थापा, राम बहादुर थापा। नाउ राम बहादुर थापा का केस भी सिमिलर ही था, ऑन सिमिलर ग्राउंड्स था। राम बहादुर थापा जो थे वो एक नेपाली सर्वेंट था जो अपने मास्टर के साथ एक गोश्त देखने गया था एक जगह पे जहां पे बिलीव किया जाता था कि बहुत सारे गोश्त रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं। अब वहां पे उसको झाड़ियों में कुछ लगा कि ये भूत प्रेत हैं और उसने अपनी कुल्हाड़ी से, वो जो खुरपी रखते हैं, उससे उसने अटैक कर दिया और वहां पे कोई इंसान था और उसकी डेथ हो। वैसे वो थापा था तो आप जानते ही हो, ये सब नेपाली और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे सोल्जर्स भी होते हैं आर्मी में, उनके लिए कहा जाता है, जैसे गुरखा रेजिमेंट के लिए कहा जाता है कि अगर कोई कहता है कि मुझे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। तो दीज पीपल आर नोन फॉर देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड लेकिन यहां पे जो बंदा था, जो सर्वेंट था, उसका लॉ कहता है कि जो गुड फेथ होता है ना, इनमें गुड फेथ चेक करना होता है। सेक्शन 14 और 17 दोनों में गुड फेथ चेक करना है, लेकिन गुड फेथ इंसान टू इंसान डिफर करता है। एक हाईली लिटरेट आदमी के लिए गुड फेथ अलग होगा और एक नेपाली सर्वेंट जिसकी अपब्रिंगिंग इस तरीके की कहानियों और सरकमस्टेंसेस के साथ हुई थी, उसका गुड फेथ अलग होगा। कोर्ट ने बोला दैट गुड फेथ रिक्वायर्स ड्यू केयर एंड अटेंशन, बट देयर कैन बी नो जनरल स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड अटेंशन एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन and under all circumstances. The capacity and intelligence of a person is also an important factor. तो यहां पे इसको जस्टिफिकेशन दिया गया कि तुम जस्टिफाइड बाय लॉ थे, तो दैट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट केस। इसी तरीके से एक और केस था
स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस बागाबन बारिक। बागाबन बारिक भी गुड फेथ की बात करता था, बट चलो ठीक है, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस बागाबन बारिक। स्टेट ऑफ ओडिशा, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस बागाबन बारिक। ठीक है, ये केस भी आप याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, सेम गुड फेथ के अंडरस्टैंडिंग पे था। तो क्या आपको 16, 14 और 17 ये दोनों सेक्शन समझ में आए? एक बार यस नो मुझे बता दीजिएगा प्लीज, सो दैट आई कैन गो अहेड। ठीक है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड विद रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 14 एंड 17। बताइए फटाफट, समझ में आया? कैन आई हियर यस और नो गाइस, सो दैट आई कैन कंटिन्यू? ओके, 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 ठीक है, थैंक यू। तो ये आपको समझ में आ गया, दैट इज विद रेफरेंस टू द सेक्शन नंबर 14 एंड 17। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 15 और 16 को भी देखेंगे। देखो सेक्शन नंबर 15 और 16 क्या कहता है। सेक्शन नंबर 15 कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन बाय लॉ। बहुत अच्छे से कह रही है प्रज्ञा जी, चलिए थैंक यू। अब देखो सेक्शन नंबर 15 सिंपल है, कहता है जज अगर कोई है और वो जुडिशियली एक्ट कर रहे हैं इन गुड फेथ, तो उनके द्वारा चाहे मिस्टेक ऑफ लॉ हो चाहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, नथिंग इज एन ऑफेंस। मैं आपको समझाता हूं इलस्ट्रेशन से, आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ी देर 2 मिनट बैठ जाता हूं जब तक 15 और 16 चल रहा है, क्योंकि ये तो मैं आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में समझाना चाहता हूं, आगे 17 18 से कहानी थोड़ी सी समझाने वाली बढ़ेगी। तो 15 और 16 देखिए क्या कहता है। 15 कहता है जज एक्टिंग जुडिशियली इन गुड फेथ, तो लॉ कहता है कि दे कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी एक्ट। अभी थोड़े दिन पहले एक केस मैं पढ़ रहा था, उसमें क्या हुआ था कि 3 लोगों के ऊपर, नहीं हाँ 3 लोगों के ऊपर एक व्यक्ति की हत्या का आरोप था। 3 people were accused of committing murder of a person, correct? And they were sentenced to like 10 years of imprisonment या 15 years of imprisonment, ऐसा करके उनको सजा मिली हुई थी तीनों को। ठीक है, और या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अब क्या होता है कि 10 साल वो लोग जेल में रह लेते हैं, एंड आफ्टर 10 years द पर्सन अगेंस्ट whom द चार्जेस ऑफ मर्डर वर एक्चुअली लिवाइड और कन्विक्शन हो गया था, वो बंदा प्रकट हो जाता है। प्रकट हो जाता है मतलब ही कम्स बैक। ही एक्चुअली वेंट टू नेपाल, वो नेपाल चला गया था बिना किसी को बताए, और लोगों ने आरोप लगा दिया कि इन 3 लोगों ने मिलकर उसको मारा है। और उस समय पे मतलब ये पुराना केस है, मैं मतलब बुक में पढ़ रहा था, पुराना केस है। उस समय इतना मोबाइल, सोशल मीडिया, सारी चीजें नहीं होती थी, तो पता नहीं चल पाया कि वेयर दैट पर्सन इज, और कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया और वो 10 साल की सजा काट चुके। आफ्टर दैट द पर्सन इज अलाइव, जिसके मर्डर के लिए उनको कन्विक्ट किया गया था। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया, स्टेट एक्सपेंसेस पे 10-10 लाख का कॉम्पनसेशन तीनों को दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आप इस एक्ट के लिए जजेस को अकाउंटेबल या लायबल कर सकते हैं? तो लॉ कहता है ऐसा नहीं है। जजेस का काम है एविडेंस को अप्रिशिएट करना। स्टेट जो भी एविडेंस लाता है उसके आधार पे जजमेंट्स दिए जाते हैं। इनफैक्ट द कोर्ट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, सो दे हैव टू हैव सर्टेन प्रोटेक्शन कि भाई उनके ऊपर ही आप लगा दोगे तो फिर आगे क्या होगा। सो दैट इज द लॉ विद रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 15। अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है कि अगर कोई कोर्ट है, उसने कोई जजमेंट दे दिया, कन्विक्शन कर दिया, बाद में पता चला कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो भी आप कोर्ट को लायबल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इतनी फ्रीडम देना जरूरी है, वरना दे विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस। एंड द फैक्ट दैट दे आर ऑल्सो ह्यूमन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एट टाइम्स, तो इतनी चीज को समझा जाता है और इसको हम लायबल नहीं करते। ठीक है, इस पे अगर आपको केस लिखना है तो आप लिख सकते हैं मेघराज वर्सेस जाकिर हुसैन का केस और AK चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ये दोनों ही केसेस में यही बात कही गई थी कि जजेस जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलती है। सिंपल है और कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 16 आता है, जो कि आपकी बात करता है हैंग्समैन के।
हैंग्समैन मतलब हैंग्समैन की सिर्फ बात नहीं करता है, ये बात करता है कि एक्टिंग जुडिशियली, मतलब आप किसी भी जुडिशियल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। और यहां पे जनरली पूछा जाता है कि हैंग्समैन जो है वो कौन से सेक्शन के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। हैंग्समैन का मतलब जल्लाद, जो एक्चुअली डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करता है। तो देखिए सेक्शन नंबर 16 इसको हैंग्समैन का एग्जाम्पल मानते हैं और ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा। बट ये एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तो ये किसी पे भी लग सकता है, पुलिस भी कर रही है या क्या नाम है कोई कोर्ट ऑफिसर भी कर रहा है या हैंग्समैन भी कर रहा है। तो कोई भी अगर किसी भी कोर्ट के ऑर्डर से कोई भी काम को एग्जीक्यूट करता है तो लॉ कहता है दैट इज नॉट एन ऑफेंस। पढ़िए, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इफ डन व्हाइल सच जजमेंट और ऑर्डर्स रिमेन्स इन फोर्स, नथिंग लिखा है, इज एन ऑफेंस notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass the judgment provided the person doing the act in good faith believes the court। मतलब ये कहते हैं कि ये भी जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है that the court did not had the jurisdiction but still the law says कि आपके पास पावर है कि आप उसको कर सकते हैं अगर आपको लगा था कि कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर एक हैंग्समैन है तो उसके पास अगर एक एग्जीक्यूशन आया, ठीक है, जेलर के साइन है उसमें कोर्ट की मुहर है, कोर्ट के साइन है, जज साहब के साइन, सारी चीजें हैं, डेट लिखी हुई है, कैदी का नाम लिखा हुआ है, केस नंबर लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब उसको इस बात पे नहीं जाना है कि इस कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी या नहीं थी। उसको अगर रीजनेबली लगता है कि भाई ये सही है तो वो एग्जीक्यूट कर देगा एंड ही इज नॉट लायबल। ये बात सेक्शन नंबर 15 कहता है, ये बात सेक्शन नंबर 15 कहता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है एंड दैट इज एक्सीडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्सीडेंट से अगर आपको इसमें सेक्शन नंबर 16 में कोई केस लिखना है तो आप कपूर चंद वर्सेस स्टेट का केस लिख सकते हैं, कपूर चंद वर्सेस स्टेट का केस लिख सकते हैं। जनरली नहीं पूछा जाता है इस सेक्शन में, बट अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक्सीडेंट पे आ जाइए। एक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं इसमें जो कि आपको समझनी पड़ेंगी इन दिस लेक्चर। ठीक है, चलिए आइए लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ एक्सीडेंट। पहले एक बार एक्सीडेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर इसके केस लॉस को भी समझेंगे। ठीक है, कहता है एक्सीडेंट क्या है, सेक्शन नंबर 18 देखिए, सेक्शन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून and without any criminal intention or knowledge in doing a lawful act in a lawful manner by a lawful mean with proper care and caution। तो क्या एसेंशियल्स क्या हो गए साहब, एसेंशियल्स क्या हो गए जरा देखिएगा एक्सीडेंट के। एक्सीडेंट के एसेंशियल्स क्या हो गए जरा देखिएगा, एक्सीडेंट के एसेंशियल्स क्या हो गए, आजे एक्सीडेंट के एसेंशियल्स क्या हो गए। एक्सीडेंट के लिए क्या जरूरी है, देयर शुड बी अ लॉफुल एक्ट, लॉफुल एक्ट, पहले आपका एक्ट लॉफुल होना चाहिए, वो एक्ट जो है वो लॉफुल मैनर में होना चाहिए, लॉफुल मैनर में होना चाहिए। इसी तरीके से आपको मेंस में भी आंसर्स लिखने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसे ही तैयारी करनी है आपको। लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर एंड लॉफुल मीन्स, लॉफुल मीन्स। तो अगर एक्सीडेंट का डिफेंस आपको तब मिलेगा जब आप एक लॉफुल एक्ट कर रहे हैं, लॉफुल मैनर में कर रहे हैं और लॉफुल मीन से कर रहे हैं और साथ में आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखा है, प्रॉपर केयर एंड कॉशन रखा है एंड दैट इज डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। तो ऐसे में लॉ कहता है कि यू विल गेट द डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा। जैसे सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो यहां पे लिखा हुआ है कि ए इज एट वर्क, एक ए व्यक्ति है जो अपना काम कर रहा है, विद अ हैचेट द हेड फ्लाइज ऑफ and kills a man who is standing thereby. Here, if there is no want of proper caution on A's part, his act is excusable and not an offense। इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए आप एक कुल्हाड़ी से अपना काम कर रहे हैं और आप वुड काट रहे हैं, ठीक है,
आपने नई कुल्हाड़ी ली हुई है ना, नई नहीं भी है तो वो कुल्हाड़ी किसी भी तरीके से हिल डुल नहीं रही थी एंड इट वाज वेरी मच फंक्शनल। एंड नाउ व्हाट यू डू इज कि आपने कुल्हाड़ी मारी और कुल्हाड़ी का जो ऊपर का हिस्सा होता है, वो जो हेड होता है उसका, वो उछल के गया और किसी इंसान को लग गया और किसी व्यक्ति की डेथ हो गई। अब यहां पे देखेंगे तो आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे, आप लकड़ी काट रहे थे, कोई इलीगल एक्ट नहीं है। लॉफुल मैनर में कर रहे थे, आप उसको वैसे ही काट रहे थे कुल्हाड़ी से। लॉफुल मीन से प्रॉपर केयर एंड कॉशन था कि आपकी जो एक्ट है वो सही तरीके से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आपकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज नहीं थी कि आप किसी की डेथ कॉज करना चाहते थे, और फिर वो एक्ट हुआ है तो लॉ कहता है कि दैट इज एक्सक्यूजेबल। जैसे हम देखते हैं कि इन अ गेम ऑफ क्रिकेट अ बॉल स्ट्राइक्स अ मैन ऑन द हेड। वैसे तो ये वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया में भी आगे आएगा, लेकिन अगर क्रिकेट के मैदान में किसी को बॉल लग जाती है तो उसको भी हम एक्सीडेंट कहते हैं कि भाई सब तरीके से इतनी दूर से आपने रखा है, बैरिकेटिंग भी लगी है, बट अब वो कहीं से बॉल आ गई तो उसके लिए आपका प्रॉपर केयर एंड कॉशन था, लेकिन यहां पे जो है आपको एग्जेम्पशन है। इसका पहला जो लैंडमार्क केस है वो है टुंडा वर्सेस रेक्स। ये पहला लैंडमार्क केस है जो आपको याद रखना है, वो है टुंडा वर्सेस रेक्स। टुंडा वर्सेस रेक्स, इसमें कुछ नहीं था, दो रेसलर्स थे, ठीक है, दो रेसलर्स थे और ये आपस में लड़ाई कर रहे थे। इनके बीच में प्रॉपर वो था कि दोनों की कंसेंट थी और फेयर प्ले से ये लोग लड़ाई कर रहे थे। कोई भी ऐसा जैसे कुश्ती होती है, बेसिकली आप समझिए कुश्ती हो रही थी जिसमें कंसेंट था, कोई फाउल प्ले नहीं था, कोई गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, बट स्टिल एक इंसान की जब वो गिरता है, एक पहलवान जो गिरता है उसका नेक टूट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो टू रेसलर्स, द हाईकोर्ट रूल्ड दैट बाय अग्रीइंग टू रेसल विद ईच अदर बोथ पार्टी impliedly accepted to suffer any accidental injury that was deemed to be accidental in absence of any foul play। तो इंपॉर्टेंट बस इतना है कि अगर इसमें कोई फाउल प्ले नहीं हुआ था तो लॉ कहता है कि आपको डिफेंस मिलेगा ऑफ द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट आप समझ गए, जैसे अगर आप कार भी चला रहे हैं, अगर आप रीजनेबल स्पीड पे चला रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है, आपने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, आप पूरे पूरे दिमाग लगा के मतलब प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन से अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और उसके बाद आपकी ग्रीन लाइट थी, सामने से कोई रेड लाइट से आ रहा था या नहीं भी आ रहा था, बट एक एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसको एक्सीडेंट टर्म करते हैं और आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। बट अगर वहां पे आपकी कोई गलती है, आप ड्रंक ड्राइविंग कर रहे हैं, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आप परमिसिबल स्पीड से ज्यादा चला रहे हैं या आपके पास बाकी चीजें नहीं है, तो ऐसे में हम एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं देते हैं। लेकिन यहां पे एक्सीडेंट के डिफेंस से रिलेटेड दो चीजें आपको समझनी है जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है। जनरल रूल तो आपको समझ में आ गया कि एक्सीडेंट क्या होता है। एक्सीडेंट क्या होता है कि अगर आप कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं और उसके बाद किसी को इंजरी कॉज हुई है तो आपको एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर आपका लॉफुल एक्ट था, लॉफुल मैनर में था और लॉफुल मीन से था, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ था, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड नॉलेज था, तो आपको एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक केस था जोगेश्वर वर्सेस एम्परर। एक और केस देखते हैं, जोगेश्वर वर्सेस एम्परर। जोगेश्वर वर्सेस एम्परर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे एक ए व्यक्ति है, वो बी के साथ मारपीट कर रहा होता है उसके घर में, ठीक है, उसको मार रहा होता है उसके घर में। जब मार रहा होता है उसके घर में तो इसकी जो वाइफ होती है, इसकी जो वाइफ होती है वो बीच बचाव कराने आती है और वाइफ के हाथ में उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है, रो रहा होता है, तो उसको भी पकड़े होती है और ए और बी के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो उनको बचाने आती है। गलती से क्या होता है कि ए का एक घूसा या एक पंच जो है वो चाइल्ड को लग जाता है, पंच चाइल्ड को लग जाता है और चाइल्ड की डेथ हो जाती है। यहां पे जो ए है वो ये डिफेंस प्लीड करता है कि साहब मुझे एक्सीडेंट का डिफेंस मिलना चाहिए। तो कोर्ट कहता है कि आपको इसमें एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है कि आप एक अनलॉफुल एक्ट कर रहे थे और उस अनलॉफुल एक्ट का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि उस बच्चे की डेथ हुई है। तो यहां पे आपको समझना जो है वो ये है कि आपके अनलॉफुल एक्ट से, अनलॉफुल एक्ट के कॉन्सिक्वेंस से अगर कुछ भी होता है तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। नॉट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 18। ठीक, ये बात आपको समझ में। अब एक क्वेश्चन और है जो काफी अलग है
उसको जरा आप सुनिएगा पहले और फिर मुझे बताइएगा बेसिकली क्या होता है। अच्छा, दो और इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूं, जरा इनको ध्यान से सुनिएगा, ये आपके एमसीक्यू में बनने की बहुत संभावना है। मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, वो एक गन रखी होती है, ए और बी साथ में बैठे हुए हैं और एक गन रखी होती है, ठीक है। उस गन को उठाता है और लोड करता है, या लोडेड गन होती है, मान लेते हैं लोडेड गन होती है, और उसके सामने एक बी व्यक्ति बैठा होता है। उसके बी व्यक्ति के ऊपर वो बंदूक दिखाता है जस्ट टू प्ले, और उसके बाद बंदूक चला देता है और उसमें गोली होती है और वो मर जाता है। सवाल ये आता है कि इसमें आपको एक्सीडेंट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं। मान लीजिए एक ए व्यक्ति है, उसने एक गन उठाई और उसने प्लेफुल मैनर में बी के ऊपर पॉइंट करी गन, ठीक, और उसने गन का ट्रिगर पुल कर दिया। अगर ट्रिगर पुल कर दिया और उसके बाद बी की डेथ हो, तो सवाल यह आता है कि यहां पे आपको एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा या नहीं, यहां पे आपको एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा कि नहीं। तो यहां पे लॉ कहता है कि यहां पे आपको एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि आपके पार्ट पे प्रॉपर केयर एंड कॉशन मिसिंग था। अगर आपने कोई भी गन उठाई है और आपका सबसे पहले जो गुड फेथ है वो ये कहता है कि आपको उसको चेक करना चाहिए था कि उसमें गोली है या नहीं। अब आप सोचिए, आप खुद से सोचिए, अगर आपको कोई गन मिलती है, मान लीजिए दोस्त है आपका और आप दोनों आराम से बैठे हो और वहां पे गन होती है और आप सामने वाले के ऊपर पॉइंट करते हो, तो पहली चीज आप एज अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन क्या देखोगे? यार इसमें गोली तो नहीं है, या ये लोडेड तो नहीं है, ये लॉक तो है, क्योंकि गन इज नॉट अ स्मॉल थिंग, जो बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। तो दैट इज द प्रॉपर केयर, ड्यू केयर एंड कॉशन। तो यहां पे भले उसका लाइसेंस था, लॉफुल एक्ट था, आप प्लेफुल मैनर में कर रहे थे, आप सामने वाले के साथ हंसी मजाक कर रहे थे, आपका इंटेंशन नहीं था किल करने का, बट प्रॉपर केयर एंड कॉशन नहीं था, तो यहां पे आपको सेक्शन नंबर 18 का डिफेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 18 का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो यहां पे भी डिफेंस ऑफ 18 नॉट गिवन, नॉट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 18। क्यों? क्योंकि ड्यू केयर एंड कॉशन मिसिंग था, ड्यू केयर एंड कॉशन मिसिंग था, ठीक। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जो कि बहुत ही भी टेक्निकल है, इसको भी देखिएगा जरा। एक ए था, वो थीफ था, ठीक, और वो पिक पॉकेट करता था, अब पिक पॉकेट करता था तो ए ने क्या किया, एक बस में बी व्यक्ति जा रहा था, उसकी जेब में हाथ डाला पिक पॉकेट करने के लिए। इसकी पॉकेट में गन था, लोडेड गन था इसकी पॉकेट में, और उसने पिक पॉकेट करने के लिए हाथ डाला और जो गन है वो चल गई और बी की डेथ हुई। तो सवाल यह आया कि क्या इसको सेक्शन 18 का डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जनरल रूल ये है, आप सब लोग से अगर मैं पूछूंगा कि इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप सब यही कहोगे कि इसमें जो है मिलेगा, ठीक है, बट लॉ कहता है नहीं मिलेगा। सॉरी, आप कहोगे नहीं मिलेगा बट लॉ कहता है मिलेगा, मतलब इसमें एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा। इसमें एक्सीडेंट का डिफेंस क्यों मिलेगा? देखो, प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 18, लॉ कहता है कि आपके अनलॉफुल एक्ट और जो कॉन्सिक्वेंस कॉज हुआ है उसके बीच में रिलेशन होना चाहिए। वो व्यक्ति पिक पॉकेट करना चाह रहा था, थेफ्ट करना चाह रहा था, थेफ्ट उसका एक्ट था, उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंस में अगर कुछ भी हुआ है तो आप कह सकते हो कि वो एक अनलॉफुल एक्ट था जिसके लिए उसको सेक्शन 18 का डिफेंस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ये जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है दैट इज नोवेयर कनेक्टेड विद द एक्ट। उसका एक्ट चोरी करना था, पिक पॉकेट करना था। मैं आपको बताता हूं, ऑनरेबल कोर्ट का ये इलस्ट्रेशन है। A tries to pickpocket B. B had a loaded pistol in the pocket. A's hand touched the pistol and trigger, resulting into B's death. It is accidental death and not culpable homicide. यहां मिलेगा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मुरलाली जी, कि यहां पे आपको मिलेगा डिफेंस। क्यों? मैंने जो ऊपर आपको बात बताई कि एक्ट और कॉन्सिक्वेंस में
रिलेशन होना चाहिए, आपके अनलॉफुल एक्ट और अनलॉफुल कॉन्सिक्वेंस में रिलेशन होना चाहिए। अगर आपके अनलॉफुल एक्ट और कॉन्सिक्वेंस में रिलेशन नहीं है तो आपको सेक्शन 18 का डिफेंस मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक गन है जिसका कोई लाइसेंस नहीं है, आर्म्स एक्ट के अंदर आपने उसका लाइसेंस नहीं लिया, वो गन लेके आप जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं, आपको लगता है सामने टाइगर है और कुछ हरकत होती है और आप शूट कर देते हैं, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब सवाल यह आता है कि आपको सेक्शन 18 का डिफेंस मिलेगा या नहीं। अब 90% लोग कहेंगे सर ये अनलॉफुल एक्ट था, क्योंकि जो गन थी उस पर लाइसेंस नहीं था। गन थी जिस पे लाइसेंस नहीं था, उसके लिए आप उसको आर्म्स एक्ट में प्रोसिक्यूट कर सकते हो, लेकिन उसका एक्ट क्या था? उसका एक्ट था कि उसको लगा डेंजर है, टाइगर है, उसको मारा, और वहां पे कोई और इंसान मर गया, तो यहां पे आपको एक्सीडेंट का डिफेंस मिलेगा। आप आर्म्स एक्ट के अंदर अलग से लायबल हो सकते हो, बट एक्सीडेंट का डिफेंस आपको मिलेगा। एक्सीडेंट का आपको डिफेंस मिलेगा। तो आपको एक्सीडेंट के ऑफेंस में एक्ट और कॉन्सिक्वेंस में रिलेशन चेक करना कि कौन सा एक्ट था और क्या कॉन्सिक्वेंस उसी एक्ट का रीजनेबल इन्फरेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको सेक्शन 18 मिल जाएगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एक्ट। लेकिन अगर अनलॉफुल एक्ट का ही कॉन्सिक्वेंस है, जैसे इसमें हुआ था कि ए बी को मार रहा था और बीच में वाइफ आ गई, तो ये लॉफुल कॉन्सिक्वेंस था ऑफ द लॉफुल नहीं, रीजनेबल कॉन्सिक्वेंस था ऑफ द अनलॉफुल एक्ट, इसलिए यहां पे आपको सेक्शन 18 का डिफेंस नहीं मिला। इसी तरीके से ये जो गन थी, ये तो खैर अलग ही एग्जांपल हो गया, लेकिन इस केस में आपका जो एक्ट था पिक पॉकेटिंग का और जो डेथ कॉज हुई, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। द एक्ट एंड द कॉन्सिक्वेंस आर नॉट द सेम। दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सीडेंट। दैट इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सीडेंट। बताइए, समझ में आया?